उत्तर प्रदेश की सियासत में 2024 की खिसकी जमीन को वापस पाने के लिए बीजेपी ने अब आर पार की जंग छेड़ दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर प्रहार किया है। मौर्य का कहना है कि 2024 में इस जोड़ी ने संविधान और आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करने का महापाप किया और अगर ये झूठ नहीं होता तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शून्य पर सिमट जाती। सिर्फ केशव मौर्य ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार कह चुके हैं कि विपक्ष ने जनता के बीच भ्रम फैलाकर सीटें चुराई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता इतनी भोली है कि सिर्फ एक नैरेटिव पर वोट दे दिया, या फिर बीजेपी अपनी सीटें कम होने की असल वजहों को गुमराह शब्द के पीछे छिपा रही है। उधर कांग्रेस और एसपी ताल ठोक रहे हैं कि 2024 तो सिर्फ झांकी थी, 2027 में पूरी फिल्म बाकी है। जबकि मौर्य का दावा है कि 2027 में यूपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, इनका सफाया हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या 27 में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा? आज दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है। समाज में अलगाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। हर पेशेवर अपराधी को और माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जाता है। संविधान का बहाना बना करके भाजपा का कैडर ये स्पष्ट रूप से साबित कर रहा है कि भाजपा मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती और मुद्दों की आड़ में बच करके मुद्दों के पीछे छुपने का प्रयास कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी को आकलन करना चाहिए अपने विभाग का कि उनका अपना विभाग कितना भ्रष्ट विभाग है और कितना भ्रष्टाचार उसमें कारित है। पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय में जब आग लगी, कौन सी फाइलें जली, उस पर आज तक इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। किन भ्रष्टाचार की फाइलों को जलाया गया, उस पर इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बयान देने से पहले कुछ तो सोच लिया कीजिए। स्टूल से कुर्सी नहीं मिलेगी आपको। बयान के नाम पर कुछ काम करना पड़ेगा। नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, इन सब के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। तो बेहतर हो श्री राहुल गांधी जी और अखिलेश जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने की जगह पिछड़ों का कुछ काम करें। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, फिर संविधान का शोर, 27 में किसका चलेगा जोर? हमारा दूसरा सवाल है, संविधान आरक्षण पर परोसा झूठ, विपक्ष में फिर पड़ेगी फूट। साथ ही सवाल यह भी कि केशव मौर्य का एक्स पर वार, फिर कम होगी साइकिल की रफ्तार। क्या यह तस्वीर बन रही है क्या? और सवाल यह भी कि केशव मौर्य का तीखा प्रहार फेक नैरेटिव से बदलेगी सरकार। इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी है कि योगी का बुलडोजर न्याय, चुनाव में विपक्ष होगा असहाय। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। पल्लवी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। राकेश अहिर साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही कुंवर निषाद साहब जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में पल्लवी जी आपसे ही कर रहा हूं। जब आपकी तरफ से बात कही जाती है कि आरक्षण और संविधान का झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया गया, तो क्या यह कहकर जनता और वोटर्स के विवेक पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं आप लोग? देखिए राहुल, अमित जी, जब 2024 का जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था तो उस समय कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ने ये नैरेटिव सेट किया था पूरे उत्तर प्रदेश में कि संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और बहुत हद तक इसमें कामयाब भी रहे। इसकी वजह से इनकी कुछ सीटें भी ज्यादा आईं। और ये नैरेटिव राहुल गांधी जी ने और जो अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने हैं, उन्होंने अपने रैलियों में, बयानों में प्रॉपर इन्होंने दावा किया था कि यदि बीजेपी बहुमत के साथ आती है तो संविधान को फाड़ के फेंक देगी, आरक्षण को समाप्त कर देगी। और ये इनका बस सिर्फ एक ही मोटिव। आपको याद है पल्लवी जी इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, आप एक वीडियो क्लिप दिखा दीजिए जहां पे किसी भी प्रवक्ता ने बैठ के
ये चीज ये कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आने के बाद फैजाबाद से आपके ही प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, जिन्होंने कहा कि अब की बार 400 सीटें दिलवाई अगर आप चाहते हैं कि संविधान में बदलाव हो। तो वहीं से नैरेटिव शुरू हुआ। मैं उससे आगे का सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है उन्होंने कहा नहीं किया, कहा वो बात की बात है। मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि भोली भाली जनता को गुमराह किया गया, तो क्या वोटर्स इतने भोले भाले हैं कि वो उनके कहने में गुमराह हो गए और आप उनको बता नहीं पाए कि सही रास्ता क्या है या फिर सत्य क्या है? और दूसरा सवाल ये कि 45 सीटों पर उन्होंने गुमराह कर लिया और 35 पर नहीं कर पाए। देखिए बिल्कुल अमित जी, बहुत सारी चीजें होती है। यदि आप किसी को इतने ज्यादा प्रेशराइज करके जाके उनको बताते हैं, गांव में बकायदा मुनादी तक करवाई गई है कि आपका संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, आपका रिजर्वेशन खतरे में है। ये पूरी तरीके से इन्होंने एकजुट करने का पूरा प्रयास किया था। कुछ लोगों को जो थोड़े नाराज थे उनको और नाराज करने का प्रयास किया, जिसका इनको असर दिखा था, जिनमें इनकी सीटें कुछ ज्यादा आई थी। लेकिन देखिए, अगर अभी 2 साल, उसके बाद से 2 साल हो गए सरकार चल रही, तो लोगों को भी समझ में आ गया कि इन्होंने बरगलाने का प्रयास किया था। किसी को अफवाहों के थ्रू बरगलाया जाता है सिर्फ एक बार, बार बार आप झूठ नहीं परोस सकते हैं। तो ये भी जनता अच्छे से समझ चुकी होगी कि देखिए संविधान जो है ये और आरक्षण मिलना है, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो अब बाबा साहब अम्बेडकर भी यदि आ जाए तो उसको नहीं बदल सकते हैं। तो ये बात तो बार बार आपकी तरफ से कही जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग मंचों से कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आपका कैडर उनसे कमजोर थोड़ी ना है। अगर वो गांव तक, गली तक, मोहल्ले तक घुसे हुए थे तो आपका कैडर भी घुसा हुआ था। अगर वो पब्लिक को ये समझा पाने में कामयाब हो गए कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, तो आप कामयाब क्यों नहीं हो पाए? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अमित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या तो सीखती है। तो यदि हमसे कोई त्रुटि रह गई, बिल्कुल त्रुटि रह गई, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमसे गलती नहीं हुई, गलती हुई, शायद हम उस चीज को, उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद उपचुनाव आए, उसमें आपने देखा कि लोगों को ये चीज समझ में आ गई थी। हमने जाके संवाद करना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। तो झूठ एक बार परोसा जाता है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, बार बार आप एक ही झूठ को नहीं परोस सकते, क्योंकि लोगों ने ये चीज देख ली। ठीक है, जवाब लेते हैं और लोगों को चीजें समझ में आ चुकी हैं। राकेश जी, आपका झूठ बार बार नहीं चलेगा। आपने वोटर्स को गुमराह किया, संविधान और आरक्षण पर झूठ बोला, लेकिन अब आपका झूठ बेनकाब हो चुका है। जवाब। अमित भाई, हम तो चाह रहे थे कि पल्लवी जी ने फैजाबाद अयोध्या के सांसद का बयान का एक्सेप्ट कर लेती, मगर वो तो खारिज करते हुए अपने उनके बयान से बचते हैं। हमने कहा कि इनके एक वर्तमान जो सांसद हैं मेरठ के, उनका भी बयान था कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट आ जाएगी तो। और संविधान और आरक्षण पे खतरा लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से लगातार, आप बताइए, इसी लखनऊ की राजधानी में 700 से ज्यादा दिनों तक धरना प्रदर्शन किए 69,000 शिक्षकों ने। और हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार उनको नौकरी नहीं दिया। ये किसी से छुपा थोड़ी है उत्तर प्रदेश की जनता से। और जो रही बात कि अभी 4 घंटे पीछे रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस में, अब मैं समझता हूं कि अब तो चुनाव वो लड़ने नहीं आएंगे बनारस से। तो जो छल है, अभी मेरठ के व्यापारियों के साथ भी धोखा हुआ। मेरठ के व्यापारी किस तरीके से मुद्दे पर ही रहते हैं, रो रहे थे। राकेश भाई मुद्दे पर ही रहते हैं। मेरा सवाल ये, देखिए, ये तो सत्य है कि राहुल गांधी जी अलग अलग मंचों पर संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे और आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आरक्षण खतरे में हो जाएगा अगर वो पूरी तरीके से जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, 400 पार चले जाते हैं तो संविधान खतरे में आ जाएगा। लेकिन लोगों ने देखा ना कि संविधान को कोई खतरा पहुंचा नहीं सकता है, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बार बार यही बात कही गई। और इस बार महिला आरक्षण पे जब संशोधन विधेयक लाया गया तो वो भी पब्लिक के बीच में गया ना कि इतना आसान नहीं है कि आरक्षण को अगर सही चीज के लिए नहीं बदला जा सकता है तो फिर गलत चीज के लिए कैसे बदला जा सकता है। तो एक नैरेटिव तो उस दौरान चलाया गया था। बहुत अच्छा आपने सवाल किया महिला आरक्षण विधेयक बिल का। मैं जानना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मीडिया की जो माना जाए तो मीडिया ने हेडलाइन में, बड़ी बड़ी हेडलाइनों में लिखा कि महिला आरक्षण बिल जो है गिरा सदन में। आपने अभी शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा जो संशोधन विधेयक आया था, मैंने बिल्कुल ही नहीं कहा कि महिला आरक्षण बिल को आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उसको सभी ने सपोर्ट किया। एक AIMIM को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसने सपोर्ट नहीं किया। अभी जो संशोधन विधेयक आया था आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से वो गिर गया। तो इसलिए मैंने सवाल किया कि वो तो लोग देख रहे हैं कि इतना आसान नहीं संविधान को बदल देना।
अमित भाई, इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो खत्म करने जा रही है। और ये राइट टू फ्रीडम, मौलिक अधिकार हमको संविधान से मिलता है। आप बताइए कि कोई ऐसा विपक्ष नेता ऐसा जो है, जो बताइए जिसके घर में छापे न पड़े, जिसके बयान पे, जिसके कार्यकर्ताओं पे मजबूत वो न हो। आप एक ऐसा बता दीजिए उदाहरण। आप अभी देखिए कि आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक 10 दिन पहले उनके घर पे ईडी छापा मारती है और उसके बाद तुरंत जो है वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और ईडी चुप हो जाती है। तो ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से मौलिक अधिकार का हनन भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। पल्लवी जी, आपका जवाब किसी को बोलने नहीं दे रही है। यही समस्या है विपक्ष की कि संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी को एक साथ मिला रहे हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं बहुत दिनों से चली आ रही हैं। आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, आप न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं, आप SIR की प्रक्रिया पे भी सवाल उठा रहे थे, आप ED पे भी सवाल उठाते हैं, इनकम टैक्स पे सवाल उठाते हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत सी बात है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। इस तरीके से तो आप पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास कैसे कर रहे हैं? पूरे देश में आप एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं भी भारतीय जनता पार्टी से चलती हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि जीत की आपकी हार की हताशा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में आप नैरेटिव गलत सेट करते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से तो आप पूरी जनता का विश्वास ही उठा देंगे हर चीज से। फिर तो कोई न्यायालय भी नहीं जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना छोड़ देगा। हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तब उन पे कौन सा जांच चल रहा था, और आपकी सरकार में आ गए तो वो क्लीन चिट मिल गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शुभेंदु अधिकारी शारदा चीट फंड में शारदा चीट फंड में किस पे जांच चल रही थी? शुभेंदु अधिकारी की, जो आज आपके गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। आप बताइए, जो है प्रफुल्ल पटेल बताइए कौन सा जांच चल रहा था? अगर ये निष्पक्ष एजेंसियां अगर काम कर रही हैं, राकेश भाई, कल जब वो राकेश भाई क्लीन चिट कैसे मिल गया? 1 सेकंड पल्लवी जी। राकेश भाई, ये तो मालूम है ना कि जब आप एक उंगली उनकी तरफ उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो जिसका साथ दे रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, वो बाद में पूरी तरीके से निर्दोष साबित हो जा रहे हैं, तो सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होगा ना कि जिस आम आदमी पार्टी ने जिस आम आदमी पार्टी ने कभी कांग्रेस के खिलाफ चुनावी सत्ता हासिल की, उसी से आपने हाथ मिला दिया। बिहार में हमने देखा कि आरजेडी और जेडीयू ने किस तरीके से हाथ मिला लिया। उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमने भी देखी। तो सुविधा के मुताबिक राजनीति सभी करते हैं। उन्होंने किया है, कोई नई बात नहीं है, आप भी करते हैं। आप कभी जिनके ऊपर आरोप लगा लेते हैं, कभी आप उनको गले लगा लेते हैं, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अमित जी, हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में जितने लोगों पे जांच चल रही थी और जिसको भ्रष्टाचार को गाली दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी, जिसको कह रहे थे घोटालेबाज है, सर यही तो मैंने आपसे कहा कि रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट पार्टी बता रहे थे और बाद में हाथ मिला लिया, मिलकर सरकार बना ली, और अभी आप सब लोग इकट्ठा हैं। तो ये सियासत की राजनीति तो हर कोई करता है ना, इसमें अलग क्या है? कुंवर निषाद साहब, क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है क्या आपका जो झूठ था, जैसा केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि वो बेनकाब हो चुका है, अब जनता जान चुकी है कि आप लोगों ने झूठ फैलाया था, भ्रम फैलाया था, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और अब जबकि आप बेनकाब हो चुके हैं तो 27 में आपका सफाया होने जा रहा है? देखिए अमित जी, एक तो केशव मौर्य जी बेचारे पिछड़ी जाति के नेता हैं और उनको आश्वासन पिछले 9 साल से लगातार दिया जा रहा है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं जाता, तो बड़ी दया आती है। तो अब ऐसे बयान देकर वो अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, तो मुझे बड़ी दया उनके ऊपर। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लाख बचने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वही कहा, इंडिया गठबंधन ने वही कहा जो महसूस किया, जो इस देश की जनता महसूस कर रही थी। इनके नेता श्री अनंत हेगड़े जी ने कहा कि हम 400 पार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। इनके नेता श्री लल्लू सिंह चौहान ने कहा कि हम संविधान बदलने के लिए 400 पार करना चाहते हैं। इनके नेता श्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संविधान को बदलने के लिए 460 पार सीटों की जरूरत है। इनकी नेता बरदा सिंह ने कहा कि 400 पार करेंगे तभी इस देश का संविधान बदल पाएगा। तो यह इनकी वास्तविकता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कैडर की तरफ से बयान आ रहे थे कि हम संविधान बदलने वाले हैं, इसलिए अब 400 पार होगा और देश का संविधान बदला जाएगा।
तो कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने वही कहा। हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। जातिगत जनगणना करके राहुल गांधी जी ने जो कहा कि इस देश के जो लोगों को भागीदारी तभी मिल सकती है जब इस देश की जातिगत जनगणना हो जाएगी, तभी इनको सम्मान दिया जा सकता है। अभी पल्लवी सिंह बड़े बड़े दावे कर रही थी, बहन हमारी, इन्होंने कहा कि आरक्षण पे बड़ी ये पैरवी कर रही है। पल्लवी जी को और कुंवर जी को रखिए। पार्टी का इतिहास है। पल्लवी जी काउंटर करना चाहती हैं, ठीक है। अमित जी, भारतीय जनता इन्होंने पार्टी बोला का इतिहास कि है। केशव प्रसाद इन्होंने मौर्य जी पे मंडल इनको कमीशन दया आ का रही है। विरोध किया था। देखिए, दया तो मुझे कांग्रेस पार्टी पे आती है। पल्लवी जी, आधे एक घंटे समय था, आप अगर बोलने नहीं देंगे तो बोलने नहीं अमित जी ने मुझसे बोलने को कहा है। नहीं, आपने सवाल किया, पल्लवी जी से जवाब दे रहे, सुन लीजिए कुंवर साहब, फिर मैं आऊंगा आपके पास। कुंवर जी, मुझसे मैं बीच में किसी के बोलती नहीं हूँ, ये मेरी आदत नहीं है जी। देखिए, दया तो मुझे आती है कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी जो है, एक समय था जब कहती थी कि अरे हमारी 200 से कम, 200 से ज्यादा 250 सीटें आई थी। राजीव गांधी जी ने बोला कि 250 सीटें आई हैं, तुम्हारी बहुत कम सीटें आई हैं, अभी सीटों में ही बहुत पसंद है। तो दया तो मुझे कांग्रेस पार्टी पे आ रही है, जो पूरे देश में सिमटती हुई चली जा रही है। और जहां जहां पे भी इनको जनता ने मौका दिया, वहां पे कैसा प्रदर्शन है वो सभी को पता है। इसके बाद आपने बोला कि आरक्षण, देखिए ये आपने सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया था, आपने फैलाया था इसे, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो मैं मानने को तैयार हूं कि हमने ऐसा बोला था। ना किसी प्रवक्ता ने बोला, ना कभी प्रधानमंत्री जी ने बोला, ना कभी गृह मंत्री जी ने बोला। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आप हमको बोल सके कि हमने ऐसा बोला था। इसके बाद सॉरी, आप क्या बोल रहे थे? कुंवर जी काउंटर कर रहे हैं जी। कुंवर निशाद, पल्लवी जी का कहना है कि आरक्षण को लेकर, अरे इनका तो इतिहास है। पल्लवी जी, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, कुंवर निशाद जी, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं आप। आखिरी और पहली दोनों जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद से, स्वतंत्रता के बाद से 40 से 50 साल आपने क्या किया? यदि आप जातीय जनगणना के इतने पक्षधर थे और आप क्रेडिट लेना चाहते कि राहुल गांधी जवाब ले लेते हैं कुंवर निशाद, तो आपने पहले क्यों नहीं करा लिया? ठीक है पल्लवी जी, सवाल आ गया आपका, कुंवर निशाद काउंटर करें। अमित जी, हाँ पल्लवी जी, हो गया आपका भाषण। अमित जी, अभी पल्लवी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना की ये बात कर रही है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मैदान में उतर आई थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आरएसएस के तमाम नेताओं के बयान थे कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और विपक्ष के दबाव, क्योंकि विपक्ष का एक बहुत बड़ा दबाव था, उसके बाद जातिगत जनगणना की बात आई है। और 1961 की अगर बात करती है तो वह जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराई थी, वो जातिगत जनगणना कांग्रेस के शासन में थी। और दूसरी बात आपने आरक्षण की बात कही। आरक्षण पे आपका इतिहास बहुत गंदा है। इन्होंने मंडल कमीशन जब वीपी सिंह सरकार ने लागू किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तांडव मचाया था, आग लगाई थी और वीपी सिंह सरकार को गिरा दिया था। इनका इतिहास यह बताता है कि आरक्षण के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, और ये देश की जो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, उनको सम्मान नहीं देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, इससे ये छुपा हुआ नहीं है। और ये लाख बचने की कोशिश करें, लेकिन उससे बचा जाना इनके लिए संभव नहीं है। राजीव गांधी जी का बयान था कि आरक्षण वो लोग होते हैं जो केपेबल, आरक्षण वो लोग लेते हैं जो केपेबल नहीं होते हैं। कुंवर निशाद जी को ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ राकेश शहीद साहब। अच्छा, आपके जो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुंवर निशाद जी, आगे बढ़ते हैं। उसी एक जगह पे नहीं अटके रहते हैं ना, वरना समय समाप्त हो जाएगा। राकेश शहीद साहब, अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव जी मुलाकात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाकर, तमिलनाडु में जाकर, और आप लोग SIR के मुद्दे को उठा रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, क्या 2027 के लिए एक बहाने की खोज की जा रही है क्या? कि मान लीजिए अगर हमारे हिसाब से अंकगणित नहीं बैठता है, हमारे हिसाब से परिणाम नहीं आता है, तो इसी को ग्राउंड बनाएंगे जैसा 2024 में केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने आरक्षण का और संविधान का भ्रम फैलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 में SIR का या फिर चुनाव आयोग का, निष्पक्ष चुनाव का, ये सब मुद्दा बनाने वाले हैं, इसको अपनी ढाल बनाने वाले हैं? अमित भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पल्लवी जी कह रहे थे कि अभी जो कैबिनेटिव जिसमें है वो आरक्षण नहीं लेता है, तो हमने कहा कि जब 10% EWS लागू हुआ था तो आप तो विरोध नहीं किए थे। और उत्तर प्रदेश में जब पटवारी का वैकेंसी निकला था तो पिछड़ा का OBC का 0 हो गया था। फिर OBC के छात्र और विपक्ष ने जब आवाज उठाई है, तब जाके जो है नोटिफिकेशन सरकार संशोधन किया। तब केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा के चेहरा है, तब उनका पिछड़ा प्रेम कहां चला गया था? तब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा प्रेम कहां दिखाई थी? जब चुनाव आ जाएगा तो प्रधानमंत्री अपनी पिछड़ा प्रेम, पिछड़ा भाषण जो है हर मंचों पे देंगे।
कि हम संविधान वाले हैं, हम पिछड़े के बेटे हैं, हम गरीब के बेटे हैं, चाय बेचने वाले के बेटे राकेश हैं। भाई, मूल सवाल पर लौटिए। एक तरफ आपने कहा कि सवाल बढ़िया और फिर उसी सवाल को आपने टाल दिया, उसी पर आइए ना। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। आप बताइए कि जो कोर्ट ने रोका जो है कि वोट ये अगली बार देंगे, आप बताइए उनका जो है क्या संविधान और लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नहीं है? और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पैरामिलिट्री लगा के, फोर्स लगा के जिस तरीके से लोगों को लाठियां बरसाई गई लाइनों में, वोट नहीं डाला दिया गया, 2.5 लाख फोर्सेज लगाई गई। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल में पुराने चुनाव का क्या इतिहास रहा है वो तो जानते होंगे ना आप। तो अगर फोर्स लगाई गई तो फोर्स से किसी को परेशानी कैसे हो सकती है? मान लीजिए मेरा नाम वोटर लिस्ट में है और मैं वोट डालने जा रहा हूं, मैं कुछ भी गलत करने नहीं जा रहा हूं, तो मैं फोर्स से डरूंगा क्यों? जो उत्तर प्रदेश के आईपीएस को लगाया गया था और किस तरीके से प्रत्याशी और उनके इलाकों में धमकाने का पुलिस छूट दिया गया तो उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि कोई वैलिड वोटर है तो वोट डालने नहीं जाएगा। उन्होंने कहा अगर कोई अराजकता फैलाएगा, कोई गुंडागर्दी करेगा तो वो नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और डीजीपी बदल दिया और उत्तर प्रदेश और देश के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां हम लोग लगातार पत्र के माध्यम से जब इलेक्शन कमीशन को मांग करते हैं तब तो इलेक्शन कमीशन एक कर्मचारी, छोटा कर्मचारी नहीं हटाता है। राकेश भाई, ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार होता है ना कि किस अधिकारी को कहां पर तैनात करना है, ये चुनाव किस तरीके से करवाना है, कम से कम ये तो चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ दीजिए ना। ये राकेश भाई या अमित शुक्ला या पल्लवी जी यहां बैठकर थोड़ी ना तय करेंगे, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। मैं आपसे आगे का सवाल कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि अगर आपको लग रहा है कि चुनाव गलत हो रहा है, निष्पक्ष नहीं हो रहा है, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, तो फिर आप लोग चुनाव में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूं और इस सवाल का जवाब आप लोगों की तरफ से मिल नहीं रहा है। तो फिर आप चुनाव का बहिष्कार करिए और देश की जनता के बीच में जाइए, आप जाकर ये कहिए कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। आप चुनाव में शामिल होंगे, अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आएंगे तो फिर आप बाद में तरह तरह के कारण गिनाएंगे। अमित भाई, आपको नहीं लग रहा है कि आपके नजरिए से चुनाव आयोग निष्पक्ष है? मगर हम समझते हैं और देश की जनता समझती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। आप बताइए कि एसआईआर करा के कितने घुसपैठिए पाए गए उत्तर प्रदेश में? चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं है ये तो आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना। वही जनता तो जा रही है उस लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए, वही तो वोट कर रही है ना। अगर उसे लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो फिर वो घर से वोट करने के लिए निकलेगी नहीं। फिर आप भी उसी वोटर के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं ना जो केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। दरअसल अमित भाई, आप मेरे सेंटेंस को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव को देखें, किस तरीके से बंदूक तानकर जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा था उत्तर प्रदेश के पुलिस के नौजवान, किस तरीके से वोट डालने से रोका जा रहा था। और मैं कह रहा हूं, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 2024 के पूरे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मैं घूमा हूं और कहीं पर मुझे इस तरीके की दादागिरी या गुंडागर्दी नजर नहीं आई। और फिर बात वही आ जाती है जो लोग अभी आपको सुन रहे होंगे राकेश भाई, उनके मन में सवाल। 1 सेकंड भाई, आप यही तो है, आपकी तो यही सबसे बड़ी विशेषता है कि आप लोग विपक्ष के भी नई बात को समझते हैं। कमाल कर रहे हैं राकेश भाई, इतनी देर से हम किसको सुन रहे हैं? इतनी देर से हम किसको सुन रहे हैं आप मुझे बताइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर आपके वोटर को निकलने नहीं दिया गया तो आप 3 से 43 पे पहुंचे कैसे राकेश भाई? हम कुदरती विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहा हूं और मैं 24 लोकसभा चुनाव की भी तो बात कर रहा हूं। आप अच्छा तब तक निष्पक्ष हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? दरअसल अमित भाई, आप थोड़ा विपक्ष को 2 ही मिनट बोलने का मौका दीजिए, सत्ता पक्ष को 5 मिनट झूठ बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आप बोलिए, बस आप ये करेंगे 24 में निष्पक्ष हुआ था और उपचुनाव जो हुआ तो निष्पक्ष नहीं हुआ, आप यही कह रहे हैं ना? उपचुनाव जो हुआ उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और चुनाव आयोग, आप बताइए कि निष्पक्षता अगर दिखाई होती तो 18,000 एफिडेविट के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को शिकायत पत्र नहीं देती और उसका एक भी निस्तारण अभी तक नहीं मिला। और आप बताइए कि निष्पक्ष चुनाव आयोग। फिर आप कहेंगे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अगर भारत का चुनाव आयोग नहीं करवाएगा तो किसी और देश का चुनाव आयोग आकर थोड़ी ना करवाएगा। उसी चुनाव आयोग पर आपको ट्रस्ट इशू है, उसी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी चुनाव में पार्टिसिपेट करके आप 3 से 43 पे पहुंच जा रहे हैं। और जब आपकी शिकस्त हो रही तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो ये तो पब्लिक को लग रहा है ना राकेश भाई की मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहे थे सदन में कि अगर हम 80 की 80 सीट भी जीत के आते तब भी ना हमें ईवीएम पे भरोसा है ना चुनाव आयोग पे भरोसा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता हम लोग बड़े नजदीकी से देखे हैं।
हम लोगों की इतनी शिकायत देने के बाद भी एक सिपाही नहीं ट्रांसफर हुआ था और पश्चिमी बंगाल में डीजीपी को हटा अच्छा, दिया तो गया। कैसे मानेंगे आप चुनाव आयोग? कमिश्नर और आईएएस को हटा क्या दिया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनाव आयोग में बिठा दिया जाए, आप तब मानेंगे? तो चुनाव आयोग, हम विपक्ष के भी लोगों का अगर पत्र की शिकायत पे उस पे अमल करते, निषाद जी, कैसे चुनाव आयोग को आप लोग निष्पक्ष मानेंगे? वो कह रहे हैं अगर 80 की 80 सीट जिता दें हम तब भी नहीं मानेंगे चुनाव आयोग निष्पक्ष है। तो क्या गठबंधन के नेताओं को चुनाव आयोग में बिठा दिया जाएगा तब आप ये मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? नहीं अमित जी, आपका कहना बिल्कुल सही। हम तो कहते हैं कि भैया दुनिया का अगर सबसे निष्पक्ष चुनाव आयोग है तो भारत का चुनाव आयोग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में एक कानून बनाकर उनको एक अधिकार दिया है कि चुनाव आयोग चाहे कितनी भी बेईमानी कर ले, ना तो चुनाव आयोग के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, ना चुनाव आयोग के ऊपर। तो ये नया नहीं ना कुंवर भाई, ये नया नहीं है। 70 साल तक आप शासन में थे, ये तो इतना पहले से होता चला आया है। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई चुनाव आयोग का नया गठन हुआ है। नहीं तो मैं तो बता रहा हूँ ना, एक नया कानून तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ना कि चुनाव आयोग चाहे कितनी भी बेईमानी करे, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दे सकता है, इनके खिलाफ शिकायत की सुनवाई नहीं होगी, ना इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा। तो ये स्वतंत्र रूप से कर दी है कि अब तो ये अगर बेईमानी भी करेंगे कुंवर भाई, तो माना जाएगा कि भाई उसी चुनाव आयोग, उसी न्यायपालिका ने जब इंदिरा जी को अयोग्य घोषित कर दिया था तो देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, और आज उसी चुनाव आयोग पर, उसी न्यायपालिका पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। पल्लवी जी, क्या यही हो रहा है क्या कि वोटर के विवेक पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? उधर वालों को लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। आपको लग रहा है कि संविधान और आरक्षण पर विपक्ष झूठ बोल रहा है, इस वजह से आपको नुकसान हो रहा है। सबको ट्रस्ट इशू है क्या? किसी को वोटर के ऊपर, किसी को इलेक्शन कमीशन के ऊपर? देखिए अमित जी, नैरेटिव सेट करने की बात है। जैसे मैंने पहले कहा, अभी केरल में जीते हैं तो वहां पे चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही काम किया, सटीक तरीके से। तमिलनाडु में हमारे पक्ष में नतीजे नहीं आए, वहां पे भी कोई हो हल्ला नहीं हुआ, ना ईवीएम पे हुआ, ना चुनाव आयोग पे हुआ। जहां जहां पे इनकी सीटें नहीं आएंगी वहां पे ये होता रहेगा, ये चला आ रहा है। अभी राकेश जी बोल रहे थे कि 80 की 80 सीटें भी आ जाए तब भी हम ये नहीं कहेंगे। देखिए उनको भी पता है कि 80 सीटें आने वाली नहीं है, इसीलिए वो ऐसा दावा कर रहे हैं, ऐसी बात बोल रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग पे ये सवाल अभी उठा रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और ये तीसरा 2 टर्म हो चुके हैं, तो इनको प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही है कि क्यों नहीं हमारी सरकार आ रही है। तो ये हताशा, निराशा है, तो वो कैसे दिखाएंगे, कैसे जताएंगे? तो वो सवाल उठाएंगे, ईडी पे उठाएंगे, इनकम टैक्स पे उठाएंगे, सब पे उठाएंगे। हमें लगता है सारी बातों का सार यही है कि हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय वोटर के विवेक पर सवाल खड़ा करने की। जनता को गुमराह कर दिया गया, इस वजह से हमारी सीटें नहीं बढ़ी। और दूसरी तरफ से चुनाव आयोग पर या फिर इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका सभी पर सवाल खड़े करना, किसी पर भरोसा नहीं करना, ये हमें लगता है कि अपनी नाकामी को छिपाने का एक तरीका है। बजाय ये करने की अगर अपने भीतर झांक कर देखा जाए और अपनी कमियों को दुरुस्त किया जाए तो परिणाम हमारे मुताबिक ही आएंगे, हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। बिल्कुल भी ये चलने वाला नहीं है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। राकेश भाई और कुंवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।